नमस्कार। विद इंडियंस में आपका स्वागत है। ट्रंप के बुलावे के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका दौरा किया और अमेरिका जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जैसा सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ होता है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, बात की जाती है, वो मीडिया के सामने बात होती है। सारे मीडिया के लोग उस हॉल में होते हैं और उस मीडिया के सामने दो राष्ट्र अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं। लेकिन कल जो अमेरिका में हुआ वो इस दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जब आपस में बात करना शुरू किया तो दो राष्ट्र अध्यक्षों के बीच जो बड़े मुद्दे हैं, जो रसिया और यूक्रेन के वार के बीच जो उनके बारे में जो बात चल रही थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, वो मीडिया के सामने होने लगी। बात करते करते ट्रंप और जेलेंस्की दोनों आपस में भिड़ गए, आपस में बात करते नजर आए, आपस में काफ़ी गुस्से में बात करते नजर आए। ये वीडियो आपने देखे होंगे और पूरा दुनिया ने इस वीडियो को देखा है, जिसके बाद एक गाना इस पर सूट बैठता है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर के गम हमें इनाम दिया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा ट्रंप और जेलेंस्की के दोस्ती के बीच कल देखने को मिला। ट्रंप अपनी दादागिरी के लिए जाना जाता है, अमेरिका अपने दादागिरी के लिए जाना जाता है और अपना दादागिरी के भरोसे ये चाहता है कि दुनिया के सारे देश वो जो बोलता है, वो जो कहता है वो सुने। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी ट्रंप के सामने उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, उसके सामने बोल नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय लोगों को ट्रंप बेड़ियों में जकड़ करके अमेरिका के वायुसेना के जहाज से इंडिया में भेजता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बात भी अमेरिका और ट्रंप की आलोचना नहीं की और उन्हें ये नहीं कहा कि ये देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, इन्हें सम्मान लौटाया जाना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी अमेरिका से और ट्रंप से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन वहीं जब जेलेंस्की से ट्रंप बात कर रहे थे तो जेलेंस्की एक यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं, जो यूक्रेन छोटा देश है, उसके पास ना ताकत है ना पैसा है, 3 साल से जंग से जूझ रहा है, रसिया जैसे मजबूत देश से जंग कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से इकोनॉमिक बर्बाद है, पूरी तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस है। उसके पास ना आर्मी सही से आर्मी है जंग लड़ने के लिए, ना खाना है ना पीना है, बहुत मुश्किल से वो देश इस समय गुजर रहा है। लेकिन जब बात यूक्रेन की हुई, जब बात अमेरिका के दादागिरी की हुई, तो जेलेंस्की ने इसका खुल करके विरोध किया, जिसकी वजह से ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप ने कहा कि हमने आपको इतने $बिलियन आपको मदद की है, आप अगर मैं मदद अगर नहीं करता आपको तो आप 2 सप्ताह भी टिक नहीं पाते रूस के जंग के साथ। पलट करके जेलेंस्की ने ट्रंप को जवाब दिया कि यही बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मेरे बारे में बोलते हैं। ये साहस, ये हिम्मत होती है एक राष्ट्र अध्यक्ष के अपने देश के प्रति, जो उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े दादागिरी चलाने वाले देश के राष्ट्रपति के सामने अपने बात को मजबूती से रखा और कहा कि कितने 2014 से रूस जो है वो मेरे नागरिकों को मार रहा है, संघर्ष विरामों का उल्लंघन कर रहा है, और अपने बातों को डट करके ट्रंप के सामने रखा, मजबूती के साथ रखा, जिसकी वजह से ट्रंप पूरी तरह से भड़क गए। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा जेलेंस्की से कि आप जो कर रहे हैं, जो आप गेम खेल रहे हैं, वो इस दुनिया के लिए ठीक नहीं है, आप इस दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार के तरफ झोंकना चाहते हैं। ट्रंप की ये बात भी एक तरह से सही है, और जिस तरह से जेलेंस्की को बाइडेन ने समझाया बुझाया, उसे पैसा देने की लालच दी, उसे हथियार देने का लालच दिया, जिसके बाद
ज़ेलेंस्की आवेश में आकर के रूस पर हमला शुरू कर दिया और रूस जैसे ताकतवर देश से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि लगातार रूस यूक्रेन पर हमला करता रहा और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब जो अमेरिका है ये अब देख रहा है कि जो रूस है वो बहुत मजबूत देश है, अमेरिका से उसकी पार नहीं पाई जा सकती है। अमेरिका हथियार देते देते अब थक चुका है, पैसा देते देते थक चुका है। वहाँ के आर्मी को, अमेरिकन आर्मी को यूक्रेन में भेजते हुए भी अमेरिका अब थक चुका है, क्योंकि सामने जो है वो मजबूत देश है, रसिया है। रसिया बहुत पावरफुल देश है। यही वजह है कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं कि युद्ध किसी भी हालत में बंद होना चाहिए, नहीं तो तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है, जिस तरह से आप खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जब कोई लड़ाई में जब कोई सामने मजबूत साथी होता है, जब दुश्मन मजबूत होता है, तो उसके सामने ट्रम्प जैसे तानाशाह और अमेरिका जैसे मजबूत देश भी अपना हथियार डाल देता है और अपने सहयोगी को कहने लगता है कि नहीं, अब किसी भी हाल में युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध बंदी होना चाहिए। मैं सारा जो मिलिट्री का सपोर्ट है, मैं जितना पैसा है वो देना बंद कर दूंगा। ये ट्रम्प भी कहने लगता है और अमेरिका भी कहने लगता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी गांव में किसी दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, जब सामने वाला दिखता है कि और उस लड़ाई में जो कमज़ोर आदमी को जो सपोर्ट कर रहा है, मजबूत आदमी, उसे लगता है कि हमसे जो ये कमज़ोर आदमी से जो विपरीत जो लड़ाई लड़ रहा है वो हमसे भी ज़्यादा मजबूत है और या फिर मेरी बराबरी में है, तो फिर वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अपने कमज़ोर दोस्त को मदद करना छोड़ देता है। ठीक यही हाल यूक्रेन और अमेरिका के बीच है। अमेरिका को लग रहा है कि अब रसिया से पार नहीं पाया जा सकता है, मेरी बहुत बदनामी हो रही है, लगातार मेरी आर्मी मारे जा रहे हैं, लगातार मेरी पैसे खर्चे हो रहे हैं यूक्रेन के वजह से। तो अमेरिका तुरंत वहाँ से हाथ पीछे खींच लेता है और पलट जाता है। एक लंबे अरसे से चले आ रही यूक्रेन के दोस्ती के साथ भी अमेरिका जो है वो पलट जाता है। दूसरा ये है कि जब सामने वाला जब कमज़ोर दिखता है, जैसे फ़लस्तीन, वो अमेरिका के सामने कमज़ोर है, तो वो अभी तक के जो इजराइल है उसको सपोर्ट दे रहा है, सैन्य सपोर्ट दे रहा है, उसे पैसा दे रहा है, उसे हथियार दे रहा है अमेरिका। लेकिन यही काम अमेरिका यूक्रेन के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि उधर जो पड़ोसी है, उधर जो दुश्मन है वो रसिया है और वो मजबूत है, और इधर जो दुश्मन है वो फ़लस्तीन है जो कमज़ोर है। यही फ़र्क होता है मजबूत और कमज़ोर के बीच। हालांकि ट्रम्प और ज़ेलेंस्की के बातचीत से एक बात साबित हो गया है कि ट्रम्प पूरी तरह से इस दुनिया में शांति चाहते हैं, और इस बात से ये निकल कर के आया भी है कि ट्रम्प किसी भी हाल में युद्ध को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा कि ट्रम्प अपने चुनाव प्रचार में कहा करते थे कि मैं जैसे ही आऊँगा पहले फ़लस्तीन और इजराइल को युद्ध को रोकवा दूंगा। हालांकि और बाद में फिर वैसे ही हुआ और ट्रम्प ने इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध को रोकवा दिया। एक बात इजराइल के लिए यहाँ भी समझने की है कि जिस तरह से ट्रम्प ने अपने दोस्त ज़ेलेंस्की के मदद करने से पलट गया है, उसी तरह से किसी भी टाइम जो ट्रम्प है, अमेरिका है, वो इजराइल को मदद करने से कभी भी पलट सकता है। वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प ने एक वीडियो जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर और वहाँ पर कहा कि गजा पट्टी को खाली करवाया जाए और खाली करवा करके यहाँ पर रिजॉर्ट बनाया जाए। लेकिन उसमें एक बात ये भी जोड़ दिया ट्रम्प ने कि इस गजा पट्टी को खाली करवाने के लिए कोई भी अमेरिकी सैनिक गजा में नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ट्रम्प का
कि जो गजा को खाली करवाना है वो अमेरिका को खाली नहीं करवाना है, गजा को खाली करवाने का जिम्मेदारी इजराइल को दे दिया। इजराइल जो इतने दिनों से युद्ध लड़ रहा है गजा के साथ और फ़लस्तीन के साथ, उस इजराइल के हज़ारों सैनिक मारे जा चुके हैं। और अब इजराइल जो है वो ये भी नहीं चाहता है कि मैं अमेरिका के लिए गजा पट्टी को अपने सैनिकों को बर्बाद करके खाली करवाऊं, क्योंकि जिस तरह से सैनिक इजराइल के मारे जाते हैं रहे हैं, उससे इजराइल भी अब अमेरिका के रूप को समझता है। हालांकि जितना भी ये ट्रंप और जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो गले मिलते रहे, लेकिन अंदर अंदर ये बात इजराइल के राष्ट्रपति को भी समझ में आता है कि जिस तरह से अब सरकार बदलने के बाद जो ट्रंप जब शासन में आए हैं, तो ये पूरी तरह से मदद करने के लिए इजराइल को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अभी जो सीज फायर पर जो समझौते हुए हैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच, वो पूरी तरह से जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक के कैदियों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई हो रही है और अभी तक के शांति है फ़लस्तीन में। सिर्फ एक बात उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति को ट्रंप ने कहा कि आप गजा तो खाली करवाइए, लेकिन मैं अपना मिलिट्री को गजा में नहीं भेजूंगा, आप अपने दम पर गजा को खाली करवाइए। इसी बात से जो इजराइल का जो राष्ट्रपति है वो प्रेशर में आ गया है और प्रेशर में आने के वजह से वो सीज फायर के जो समझौते हैं उस पर पूरी तरह से अमल कर रहा है और फ़लस्तीनी कैदियों को फिलहाल अभी छोड़ रहा है और हमास जो है वो भी बंधकों को रिहा कर रहा है समझौते के अनुसार। दूसरा बात यह है कि ज़ेलेंस्की जो है वो अपने राष्ट्र के लिए कितना प्रतिबद्ध है, वो इस बहस से समझ सकते हैं कि वो ट्रंप के प्रेशर के बावजूद वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति के समक्ष अपने देश के बारे में मजबूती से अपने बात को रखा और यहाँ तक कि ट्रंप से वो पूरी तरह से भिड़ गया। यही जो राष्ट्रवाद की यही सबसे बड़ा प्रमाण है। और इंडिया में जिस तरह से लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के नज़दीक रहे हैं। वो आरएसएस के से निकले हुए नरेंद्र मोदी के अंदर उस टाइम राष्ट्रवादी अपने देश के लिए राष्ट्रवादी भावना खत्म हो जाती है जब भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ करके कैदियों के तरह हिंदुस्तान भेजा जाता है। तब नरेंद्र मोदी अपने देश के पक्ष में एक बात भी ट्रंप से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये रवैया अपने देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से ट्रंप के सामने या अमेरिका के सामने कोई भी बात अपना रखना नहीं चाहते हैं। जब ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने ब्रिक्स के बारे में बात की, उस पर भी नरेंद्र मोदी गोल मटोल जवाब देते नजर आए, खुल करके उसका विरोध करते नजर नहीं आए। जबकि भारत जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से ट्रंप के बातों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिक्स के बात कर रहे थे, ब्रिक्स पर हमला बोल रहे थे। यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी क्यों इसका विरोध नहीं कर पाए। शायद उसका ट्रांसलेटर वहाँ पर उनको बताया नहीं हो, इंग्लिश का हिंदी करके नरेंद्र मोदी को नहीं बताया हो कि ट्रंप आखिर बोल क्या रहे हैं। ऐसा आखिर होता नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर कान में लगे होते हैं उसमें साफ साफ सारे इंग्लिश शब्दों का सशब्द अनुवाद करके दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को सुनाई देता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के इस विवाद के बाद, इस बहस के बाद ये साबित हो गया है कि जो अमेरिका है वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, किसी का कभी भी अपना दोस्ती पलट सकता है।
ये बात साबित हो गया है। नरेंद्र मोदी को अपना दोस्ती ट्रंप के साथ किनारे रख करके देश हित में ट्रंप से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर बात में ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के सामने अपना बात को रखा है, वो छोटा सा देश है जो भारत के आगे कहीं भी नहीं टिकता है। और भारत जैसे मजबूत देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी चाहिए था कि जब भारत की बात हो तो चाहे दुनिया के कितने भी बड़े पावर के मजबूत देश के राष्ट्रपति हो, उसके सामने अपने भारत के पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए।